Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zoopedia. In this video we are going to talk about those conditions or the conditions that can be detected by amniocentesis, right? कैसे कौन से conditions हैं जो इससे detect हो सकते हैं. So first of all start लेते हैं Down syndrome से, which is most common chromosomal abnormality. और ये होती कब है, ये syndrome होता कब है? Due to extra chromosome number 21, extra copy of chromosome 21 जब हो cell division के दौरान या इस तरह से, तो फिर Down syndrome caused होता है. Then Edwards syndrome, which is more severe condition with high mortality rate, और ये होती है chromosome number 18 की वजह से. Then we have Patau syndrome, जिसमें multiple organ defects जो हैं वो आ सकते हैं, and this is due to having an extra chromosome 18. उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसमें बड़ी जाहिर सी बात है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंटन सिंड्रोम है. अब बात करते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स की जो इसकी वजह से आ सकते हैं, जिसको हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिस्टिक फिब्रोसिस. यू ऑल नो दैट कि सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो CFTR जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकती है. और CFTR जीन का जो काम है, जो फंक्शन है, वो ये है कि लेट्स से कोई भी सेल है तो उसके इन और उसके आउट, यानी कि सेल के सराउंडिंग में उसके अंदर सॉल्ट और वाटर के मूवमेंट को, उसके बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करे. ठीक है, तो जब CFTR जीन म्यूटेट करेगा तो ये जो बैलेंस है ये ठीक नहीं रहेगा. और जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली लंग्स हैं, पेनक्रियाज हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो वो अगर म्यूकस वगैरह या कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक होंगे रादर देन कि वो थिन हो, राइट. उसके बाद है सिकल सेल डिजीज़. तो सिकल सेल डिजीज़ जो है वो HBB जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है. एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है और हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड. हमारे पास जो RBCs हैं तो नॉर्मली उनका जो शेप है वो होना चाहिए कि डिस्क शेप हो, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में उनका जो शेप है वो सिकल शेप या क्रेसेंट शेप आ जाता है, यानी कि शेप ख़राब हो जाती है. टेसेस डिजीज़ जो है वो हेक्सा जीन की म्यूटेशन की वजह से अराइज होती है. और ये म्यूटेशन पर्टिकुलरली या ये जीन हम कह सकते हैं कि नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं. मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMN1 जीन की म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से होती है जब वो मुकम्मल तौर पर एब्सेंट हो, एंड दिस इज़ बेसिकली मोटर न्यूरॉन डिजीज़. न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पाइनल बाइफिडा है, राइट, जो कि ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है. स्पाइनल बाइफिडा की बात हो रही है. और एनेंसेफेली है. एनेंसेफेली में दिस इज अ कंडीशन इन विच मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर एब्सेंट हो जाते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर्स. सो हमने बात की ऐसे कंडीशंस की जिसको हम एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन याद रहे कि एमनियोसेंटेसिस का काम सिर्फ ये नहीं है कि डिटेक्शन होगी बार बार डायग्नोज, ये थेरियोपैटिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर AFI इंडेक्स बहुत हाई कर जाता है, एलिवेट कर जाता है, बिल्डअप कर जाता है बॉडी में, तो वो भी बेबी के लिए और मदर के लिए जो है सेफ नहीं होता. तो फिर एक थेरेपी होती है, उसको ड्रेन किया जाता है, तो एक ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, कि इस प्रोसेस के रिस्क क्या है. तो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट इसका 6.87 है टोटल कॉम्प्लिकेशंस. और इसमें प्रेगनेंसी को कितना ख़तरा होता है, प्रेगनेंसी कितनी लॉस हो जाती है, तो वो 0.43% है, राइट. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस रेट की. तो एमनियोसेंटेसिस के प्रोसीजर के बाद एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है. हाउ मेनी परसेंट? 1 to 2%. स्पॉटिंग हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है. हाउ मेनी परसेंट? 2 to 3%. क्रैम्प्स और पेन, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन इसका रिस्क है और इतना मतलब कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है. इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि नीडल इंजरी टू फीटस, यानी कि जो फीटस है उसको भी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं. और कोरियोएमनियोटिस ये कंडीशन भी अराइज हो सकती है सिवियर फॉर्म में, लेकिन इसकी रेशो एज कम्पेयर टू अदर जो है वो कम है. इस स्लाइड को आप देख सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो बाकी टेस्ट की निस्बत उसकी एक्यूरेसी कितनी है, राइट, और हम उसको बाकी टेस्ट से कंपेयर करते हैं. नाउ वो कौन से दो टेस्ट हैं जिससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? NIPT है और CVS है.
NIPT है नॉन इन्वेसिव प्री नेटल टेस्ट, एक बहुत ही हाईली एक्यूरेट स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी में किया जाता है, और CVS का मतलब है कोरियोविलिस सैम्पलिंग, और कंपैरिजन में है एमनियोसेंटेसिस। तो अब देखते हैं टाइमिंग्स। NIPT आप 10 वीक्स पे कर सकते हो या ग्रेटर देन दैट, यानी कि कुछ डेज अगर इससे भी ऊपर आ जाए, और CVS आप 10 to 14 वीक्स के दौरान कर सकते हैं, जबकि एमनियोसेंटेसिस जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ था वो आप 15 से 20 वीक्स के दौरान कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम की एक्यूरेसी कितनी है? NIPT 99.5% आपको बताएगा, डिटेक्ट करेगा अबाउट डाउन सिंड्रोम, राइट। CVS आपको 99% करेगा, जबकि एमनियोसेंटेसिस जो है वो 100% करेगा। तो इस तरह से आप ये देखें, ये स्लाइड आप स्टडी करें, इसमें डिफरेंट डिजीजेस हैं, रिजल्ट्स हैं, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हैं, मिसकैरेज का रिस्क कितना है। आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड है रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन की। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमनियोसेंटेसिस के पार्ट 1 में जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्लिनिकल इंडिकेशंस और प्रॉपर प्रोसीजर डिस्कस किया था। तो उसमें ये बातें डिस्कस हुई थी कि कैरियोटाइपिंग और फुल कैरियोटाइपिंग और माइक्रोसोमल क्रोमोसोमल माइक्रो एरे और FISH या फिश और PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए से इनके रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है। और पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने फीटल के हार्ट रेट को ऑब्जर्व करना है इस प्रोसीजर के बाद, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स, और पेशेंट को आपने बताना है कि तकरीबन 1 or 2 डेज तक तो रेस्ट कर ही लें, राइट। इसके अलावा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस में हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी पेशेंट ने, कोई हैवी और स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और वॉकिंग नहीं करनी, राइट। ऐसे कौन से कंडीशन है जो वार्निंग साइन है, यानी कि अगर वो अराइज हो जाए तो आप उसको इमरजेंसी सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग है और फ्लूइड का लीकेज है और सिवियर क्रैम्प्स है, यानी कि क्रैम्प्स तो पड़ ही सकते हैं, पेन वगैरह तो होंगे, लेकिन सिवियर क्रैम्प जो ज़्यादा आवर्स तक जो है स्टे करें या लास्ट करें, तो उस सूरत में आपने डॉक्टर से रजू करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एमनियोसेंटेसिस। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, इसका इंट्रो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्लिनिकल इंडिकेशंस का प्रोसीजर, कौन से कंडीशंस हैं, इसकी एक्यूरेसी, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, कंपैरिजन, रिजल्ट एटसेट्रा।